हेलो स्टूडेंट, सभी का लॉकडाउन क्लासेस में स्वागत है। तो बच्चों, आज हम लोग 7th क्लास का सिविक्स में फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, लोकतंत्र। लोकतंत्र का क्या मतलब होता है बच्चों? लोकतंत्र का मतलब होता है लोगों द्वारा चुनी गई सरकार। तंत्र का मतलब होता है शासन, लोक मतलब लोग, लोगों द्वारा चुनी गई सरकार जिसकी सत्ता जनता के हाथों में निहित होती है। लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता का शासन। यह शासन की एक व्यवस्था है जिसमें आम लोगों की सहमति की आवश्यकता होती है। यहाँ निर्णय जनता के हाथों में निहित होता है। इस व्यवस्था में जनता की भागीदारी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष हो सकती है। इन्हें समय समय पर जनता के बीच जाकर अपना विश्वास हासिल करना अनिवार्य होता है। आज विश्व के अधिकांश देशों में लोकतंत्र ही शासन की सर्वस्वीकृत प्रणाली है। आइए जानते हैं कि विश्व में लोकतंत्र का विकास कैसे हुआ। तो बच्चों, आप लोग जान गए कि लोकतंत्र किसे कहते हैं। लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता का शासन। यह शासन की एक व्यवस्था है जिसमें आम लोगों की सहमति की आवश्यकता होती है। यहाँ निर्णय जनता की सहमति से उनके हित के लिए किए जाते हैं। इस व्यवस्था में जनता की भागीदारी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हो सकती है। प्रत्यक्ष भागीदारी में शासन से संबंधित सारे निर्णय स्वयं जनता लेती है। अप्रत्यक्ष भागीदारी में ये निर्णय प्रतिनिधियों द्वारा लिए जाते हैं। जनप्रतिनिधि वे लोग होते हैं जिनका चुनाव जनता करती है। ये जनप्रतिनिधि जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इन्हें समय समय पर जनता के बीच जाकर अपना विश्वास हासिल करना अनिवार्य होता है। आज विश्व के अधिकांश देशों में लोकतंत्र ही शासन की सर्वस्वीकृत प्रणाली है। तो आइए जानते हैं कि विश्व में लोकतंत्र का विकास कैसे हुआ। लोकतंत्र का विकास एवं इसकी लोकप्रियता, ये देखिए भारतीय संसद का यहाँ चित्र दिया गया है। प्राचीन काल से ही भारत एवं ग्रीस, जिसको अभी रोम के नाम से जाना जाता है, लोकतंत्र के उदाहरण मिलते हैं। रोम के कई विद्वानों ने मानव समानता की वकालत की थी। मानव समानता लोकतंत्रीय व्यवस्था का एक प्रमुख गुण है। इस तरीके से उन्होंने लोकतंत्र का नैतिक आधार निर्मित किया था। आपने पिछली कक्षा यानी कि 6th क्लास की पुस्तक में लिच्छवी एवं बज्जी गणराज्यों की शासन प्रणाली के बारे में भी पढ़ा था। उनकी शासन प्रणाली गणतंत्रीय थी, लेकिन अधिकांश राज्यों में राजतंत्र ही था। राजतंत्र मतलब राजा का शासन, गणतंत्र मतलब लोकतंत्र, जनता के द्वारा चुनी गई सरकार का जहाँ शासन होता है। कालांतर में विश्व में राजतंत्र एवं एकतंत्र की शासन प्रणाली स्थापित हुई। जैसा कि आप जानते हैं कि राजतंत्र में शासन की बागडोर राजा के हाथों में होती है। उसका निर्णय अंतिम होता है, राजा का निर्णय अंतिम होता है। इस प्रकार की शासन प्रणाली में लोगों का कल्याण शासक के व्यवहार और योग्यता पर निर्भर करती है। उस काल में यदि राजा अच्छे रहते थे तो लोग खुश रहते थे, और यदि राजा निर्दयी रहता था तो लोगों को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता था। अतः लोगों ने इस व्यवस्था का विरोध करना प्रारंभ किया। फ्रांस, रूस जैसे कई देशों में
राजतंत्र का विरोध हुआ एवं इसके स्थान पर प्रजातंत्र को अपनाया जाने लगा। प्रजातंत्र, गणतंत्र, ये सब लोकतंत्र का ही नाम है बच्चों। जैसे लोकतंत्र में लोगों द्वारा चुनी गई सरकार है, उसी तरह से प्रजातंत्र यानी प्रजा के लिए, जनता के लिए हमारे देश में भी, भारत में भी आज़ादी से पहले राजतंत्र ही था। पहले प्रायः देशों में राजतंत्र का शासन होता था, यानी राजा का शासन होता था। अभी बहुत कम या नाम मात्र के एकाध देश ऐसे हैं जहां राजतंत्र है, नहीं तो सभी जगह लोकतंत्र ही है। लोकतंत्र गणतंत्रीय व्यवस्था का विकसित रूप है। यह शासन की अन्य प्रणालियों में सबसे लोकप्रिय एवं स्वीकृत प्रणाली रही है। इस प्रणाली में प्रत्येक लोगों को आगे बढ़ने का समान अवसर होता है। जनता की इच्छाओं को सर्वोत्तम प्राथमिकता दी जाती है एवं उसके अधिकारों की सुरक्षा की जिम्मेदारी उसके द्वारा चुनी गई सरकार की होती है। लोकतंत्र में लोगों को वाक यानी बोलने की, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है। अपनी बात कहने की, भाषण देने की स्वतंत्रता होती है। वे सरकार से प्रश्न भी पूछ सकते हैं या सरकार की आलोचना या सकारात्मक विरोध भी कर सकते हैं। सरकार भी लोकमत के अनुसार कार्य करती है। अगर लोगों को सरकार का काम पसंद नहीं आता है तो लोग सरकार के बारे में बोल भी सकते हैं, सरकार से डायरेक्ट प्रश्न भी पूछ सकते हैं और उनकी आलोचना भी कर सकते हैं। लोकतंत्र में सरकार का चयन कैसे होता है? जैसे कि शुरू में ही बताए कि लोगों द्वारा सरकार चुनी जाती है। इसका उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि लोकतंत्र प्रत्यक्ष है या अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता मतदान के द्वारा अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से अपनी सरकार का चुनाव करते हैं। बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा, भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। हम लोग डायरेक्ट प्रधानमंत्री को नहीं चुनते हैं, बल्कि उनके प्रतिनिधियों को चुनते हैं जो खड़े होते हैं, विधायक, सांसद, उन्हें हम वोट देकर चुनते हैं। और जिस पार्टी की अधिक सीट जीत कर आते हैं उस पार्टी की सरकार बनती है। आगे मैं बताऊंगी कि जब किसी एक पार्टी को उतना सीट नहीं मिलता है तो मिली जुली सरकार बनती है, जिसे गठबंधन की सरकार कहते हैं। इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी मैं बता रही हूँ कि भारत में क्या है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। हम लोग प्रतिनिधियों को चुनते हैं, डायरेक्ट हम लोग प्रधानमंत्री को नहीं चुनते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता सीधे अपने शासक का चुनाव करती है। ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? स्विट्जरलैंड के कुछ संघीय छोटे इकाइयों में लोकतंत्र का प्रत्यक्ष रूप देखने को मिलता है। छोटे छोटे जो देश हैं वहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र देखने को मिलता है। स्विट्जरलैंड में जनता एक बड़े मैदान में इकट्ठा होकर शासक चुनती है। जिस तरह से हम लोग क्लासरूम में मॉनिटर को चुनते हैं ना, उस तरह से चुनाव होता है। छोटे देशों में एक मैदान में लोग इकट्ठा होकर खड़े हो जाते हैं और अलग अलग पार्टी के जितने लोग खड़े होते हैं, जिनको जिस पार्टी को चुनना है उस पार्टी को वो लोग प्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं। भारत में लोकतंत्र 1947 में आज़ादी के बाद भारत के नेताओं ने काफ़ी विचार विमर्श के बाद यह निर्णय किया कि भारत के लिए शासन की प्रणाली लोकतंत्र ही होनी चाहिए। जैसा कि मैं पहले बताई आप लोगों को कि आज़ादी से पहले भारत में भी राजतंत्र था। आप पढ़ चुके हैं कि संविधान के लागू होते ही भारत एक गणतंत्र देश बन गया।
भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। किसी सफल लोकतंत्र की विशेषता है उसके नागरिकों को मताधिकार एवं अन्य क्षेत्रों में प्राप्त समानता। समानता मतलब एक समान सभी को अधिकार मिला हुआ है। हमारे संविधान में कोई भी व्यक्ति बड़ा या छोटा नहीं है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो या कोई रिक्शा चालक या फल विक्रेता, सबको एक समान अधिकार दिया गया है। मताधिकार की समानता यानी वोट डालने की समानता। लोकतंत्र की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि सभी लोगों को मत देने यानी वोट डालने का वैधानिक अधिकार है या नहीं। भारत जैसे लोकतांत्रिक देशों में वयस्क नागरिकों को यानी जो 18 साल या 18 साल से ऊपर हैं को मत देने का, वोट डालने का अधिकार प्राप्त है। इसे क्या कहते हैं? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है। सार्वभौमिक मतलब सभी को समान अधिकार दिए गए हैं 18 या 18 साल से ऊपर के व्यक्तियों को वोट डालने का। सॉरी बच्चों। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार समानता के सिद्धांत पर आधारित है। यह घोषित करता है कि देश का हर नागरिक समान है, सभी को एक समान अधिकार दिए गए हैं। लेकिन सिर्फ मताधिकार से समाज में नागरिक समानता का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। इसके लिए अन्य अवसरों पर भी समानता के कानूनी प्रावधानों की आवश्यकता होती है। भारतीय लोकतंत्र में समानता। भारतीय संविधान में सभी व्यक्तियों को समान माना गया है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, अमीर हो, गरीब हो, सभी व्यक्तियों को एक समान अधिकार दिया गया है। इसका अर्थ है किसी व्यक्ति के साथ लिंग, धर्म, जाति तथा उसके शैक्षिक एवं आर्थिक स्तर के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता। संविधान में समानता को स्थापित करने के लिए कई तरह के प्रावधान किए गए हैं, जिसमें से कुछ निम्नलिखित हैं। पहला है कानूनों की नज़र में। पहला पॉइंट देखिए, कानूनों की नज़र में हर व्यक्ति जो है वो समान है। इसका अर्थ यह है कि देश के सभी लोगों को कानून का पालन करना अनिवार्य है, चाहे वह साधारण मजदूर हो या फिर कोई अधिकारी। दूसरा, हर व्यक्ति को सार्वजनिक स्थानों पर जाने की स्वतंत्रता है। आज़ादी से पहले की बात है कि लोग जो है वो ऊंच नीच की जाति के भेदभाव से बंधे हुए थे। तो नीची जाति के लोगों के लिए अलग कुएं थे, सड़कें थी, नहरें थी, और अमीर या ऊंची जाति के लोगों को, ऊंची जाति के लोगों के लिए खेल के मैदान, होटल, कुएं, ये सब अलग होते थे बच्चों। वैसे स्थानों पर नीची जाति के लोगों को जाना मना था। नीची यानी पिछड़ी जाति। हर व्यक्ति को सार्वजनिक स्थानों पर जाने की स्वतंत्रता है। खेल के मैदान, होटल, दुकान तथा बाजार आदि में जाने से किसी व्यक्ति को रोका नहीं जा सकता है। हर व्यक्ति सार्वजनिक कुओं एवं सड़कों का उपयोग कर सकता है। तीसरा, अस्पृश्यता यानी छुआछूत। अस्पृश्यता का मतलब है छुआछूत को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। पहले
ऊंची जाति के लोग जो हैं वो नीची जाति से दूर भागते थे कि उनका शरीर उनसे छू ना जाए। तो इसको दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। वर्तमान में यह प्रथा कहीं देखने को नहीं मिलती। इसका लगभग पूर्णतः उन्मूलन हो चुका है। उन्मूलन मतलब समाप्त कर दिया गया है, उखाड़ फेंका गया है ऐसी धारणाओं को। चौथा पॉइंट है, सार्वजनिक रोजगार में सभी व्यक्तियों के लिए समान अवसर उपलब्ध हैं। इसके अलावा शासन ने सरकार की विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के द्वारा समानता के अधिकार को लागू किया है। सरकार ने सैकड़ों वर्षों तक असमानता के व्यवहार से पीड़ित समुदायों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम और योजनाएं लागू की है। इन योजनाओं का उद्देश्य उन लोगों को अधिक अवसर प्रदान करना है जिन्हें अतीत में समुचित अवसर नहीं मिले हैं। उदाहरण के लिए महिला समाख्या कार्यक्रम तथा मध्याह्न भोजन योजना जैसी योजनाएं मूलतः समानता के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए लागू की गई है। मध्याह्न भोजन जानते हैं, सरकारी स्कूलों में बच्चों को दोपहर में स्कूल से भोजन दिया जाता है ताकि बच्चे जो हैं वो घर ना जाएं। क्योंकि पहले क्या होता था, बच्चे जब घर टिफ़िन में, मध्याह्न मतलब टिफ़िन बीच के समय में जब घर जाते थे तो फिर घर से लौटकर स्कूल नहीं आते थे। इसलिए मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की गई ताकि बच्चे स्कूल में ही रहे, और ये समानता के अधिकार को भी सुनिश्चित करता है। सभी बच्चों को एक साथ बैठकर, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, ऊंची जाति का हो या नीची जाति का हो, सबको एक पंक्ति में एक साथ बैठकर भोजन करने की व्यवस्था की गई है ताकि समानता आ सके। सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की शिक्षा एवं सशक्तिकरण के लिए 1989 में महिला समाख्या कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। 15 अगस्त 1995 से प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूलों में बच्चों का नामांकन, उनकी उपस्थिति एवं उनके पोषण स्तर में सुधार के लिए मध्याह्न भोजन योजना लागू की गई। जैसा कि मैं बताई हूँ, पहले बच्चे यानी कि टिफ़िन टाइम में जब घर जाते थे तो वो फिर से लौटकर स्कूल नहीं आते थे, बल्कि घर पे ही रह जाते थे या खेलते रहते थे, स्कूल लौटकर पढ़ने नहीं आते थे। इसलिए मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की गई। और भी कारण थे, जैसे कि बहुत सारे बच्चों के माता पिता दोनों काम पे चले जाते थे तो घर पे भोजन बनाने के लिए कोई नहीं होता था, तो इसके कारण भी बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। या तो अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करने के लिए भी वो घर पे रह जाते थे। इसके लिए आंगनबाड़ी केंद्र जगह जगह पर खोला गया ताकि जो महिलाएं काम पर जाती है वे अपने छोटे बच्चों को आंगनबाड़ी या बालवाड़ी केंद्रों में रख सके, ताकि उनके बड़े बच्चे जो हैं स्कूल जाने लायक वो स्कूल जा सके, उनके कारण पढ़ाई बाधित ना हो। आइए बच्चों और आगे देखते हैं हम लोग। यह योजना केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के सहयोग से संचालित है। इस योजना में तब से आज तक कई परिवर्तन किए गए हैं। यह योजना भारत में सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ की गई थी। ये मध्याह्न भोजन का आयोजन सबसे पहले तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ की गई थी 2001 में। उच्चतम न्यायालय के निर्देश में इसे पूरे देश में फिर लागू किया गया। जब देखें कि तमिलनाडु में इससे बहुत
अधिक सफलता हासिल हो रही है, बहुत अधिक बच्चे स्कूल आ रहे हैं, तो इसे पूरे देश में लागू किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक तथा सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल द्वारा दिया जाता है। इस कार्यक्रम का प्रभाव काफ़ी सकारात्मक पड़ा। जैसे विद्यालय में गरीब बच्चों के नामांकन दर में बढ़ोतरी हुई। बहुत सारे बच्चे, गरीब बच्चे जो स्कूल नहीं आ पाते थे, पढ़ पाते थे, वो स्कूल आना शुरू किए। विद्यालय में उनका ठहराव होने लगा, वो विद्यालय में रुकने लगे। दोपहर को अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए काम छोड़कर घर आने वाली माताओं को भी इससे काफ़ी राहत मिली। यह कार्यक्रम जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने में भी सहायक हुई। जो जाति प्रथा आ रही थी, चलती आ रही थी, इसे भी कम करने में बहुत अधिक सफलता हासिल हुई, क्योंकि भोजन बनाने के लिए जो पिछड़ी जाति या हरिजन महिलाएं होती थी उन्हें रखा जाने लगा और सभी बच्चों को एक समान, किसी भी जाति धर्म के हो, एक साथ भोजन कराया जाने लगा स्कूल में। इससे बहुत अधिक सफलता हासिल हुई। भारत में असमानताएं। भारत में सामाजिक जीवन के कुछ क्षेत्रों में असमानता अभी भी मौजूद है। भारत में कई ऐसे लोग हैं जिनकी दैनिक जीवन एवं कार्य करने की स्थितियों में समानता नहीं मिलती। आपको कई ऐसे स्त्री पुरुष और बच्चे मिल जाएंगे जो सड़कों के किनारे प्लास्टिक के टुकड़े या कुछ इस प्रकार की वस्तुओं को चुनते हुए नजर आ जाएंगे। ट्रेनों में अवैध रूप से बोगी के अंदर झाड़ू लगाते छोटे बच्चे दिख जाएंगे आपको। प्रायः इनके साथ उचित व्यवहार भी ठीक से नहीं किया जाता है। तो अभी भी बहुत सारे ऐसे गरीब बच्चे हैं जो विद्यालय नहीं पहुंच पा रहे हैं, जबकि सरकार ने योजना लागू की है, बहुत सारी सर्व शिक्षा अभियान लागू किया है कि सभी बच्चों को जो 14 साल के हैं उन्हें प्राथमिक शिक्षा मुफ्त में दी जाएगी। खाना, यहाँ तक कि पोशाक, ड्रेस, जूते, किताब, कॉपी भी उन्हें मुफ्त में दी जाएगी। ऐसे भटकते हुए बच्चों को स्कूल तक पहुंचाना है। निर्धन होने के अतिरिक्त भारत में लोगों को अन्य अनेक कारणों से भी असमानता का सामना करना पड़ता है। ऐसी ही एक असमानता का आधार है जाति व्यवस्था। आप सोच सकते हैं कि जातिगत पहचान गांवों में ही होती है। शहर के लोग जातिगत व्यवस्था पर विश्वास नहीं करते। आज भी गांव में जाति व्यवस्था कायम है, ऊंच नीच का भेदभाव अभी भी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ गांव में भी ही है, शहरों में भी आपको कई जगह इस तरह के भेदभाव देखने को मिल जाएंगे। आपकी सोच गलत हो सकती है, क्योंकि समाचार पत्र के वैवाहिक विज्ञापन के कॉलम में देखिए आप, तो आप पाएंगे कि उच्च शिक्षा प्राप्त शहरी भारत के दिमाग में भी जाति कितनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोग अभी भी अपनी ही जाति धर्म के लोगों में विवाह करना चाहते हैं। तो बच्चों, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं इसे 2 भाग में बनाऊंगी और आप लोगों से अनुरोध करती हूँ कि आप लोग वीडियो देखिए, इसे लाइक भी कीजिए और जिन बच्चों ने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है वे बच्चे इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जब अगला वीडियो बनाऊं और डालूं तो उसका लिंक आपको मिल जाए। आप शेयर करना चाहें इस वीडियो को तो शेयर भी कर सकते हैं।
धन्यवाद बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।